तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रस हाउस 4 के बारे में। दोस्तों इस फ्रेंचाइजी के अंदर भी 3 मूवी हमें देखने को मिल चुकी हैं और चौथा पार्ट हमें देखने को अपकमिंग मिलने वाला है। तो इसी के ऊपर आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। रश ऑवर फ्रेंचाइजी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्मों की एक श्रृंखला है जो रॉस लैमन्ना द्वारा बनाई गई है और ब्रेट रैटनर द्वारा निर्देशित है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टकर दोनों प्रमुख भूमिकाओं में हैं। तीनों फिल्में पुलिस जासूसों की एक जोड़ी, हांगकांग के मुख्य निरीक्षक ली चान और लॉस एंजल्स पुलिस जासूस जेम्स कार्टर टकर के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जो हांगकांग और लॉस एंजल्स में भ्रष्ट अपराध के आंकड़ों से जुड़े अपने दुस्साहस की श्रृंखला पर चलते हैं। फिल्मों में मार्शल आर्ट, हास्य और मित्र पुलिस उपशैली के तत्व शामिल हैं। फिल्मों को 1998 से 2007 तक नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिससे उन्हें व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली जुली रही। फिल्में व्यस्त समय। मुख्य लेख रश ऑवर 1998 फिल्म। रश ऑवर 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई, जिसने दुनिया भर में 24 करोड़ 53 लाख डॉलर की कमाई की। दो मूल रूप से जेम्स कार्टर की भूमिका के लिए मार्टिन लॉरेंस पर विचार किया गया था। 3 क्रिस टकर को अंततः इस भूमिका के लिए चुना गया। जैकी चैन की हांगकांग फिल्मों के बहुत बड़े प्रशंसक निर्देशक ब्रेट रैटनर को लगा कि अमेरिकी दर्शक जैकी की अन्य फिल्मों के चुटकुलों से परिचित नहीं होंगे, और उन्होंने जानबूझकर उनके कुछ चुटकुलों का दोबारा इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए वह दृश्य जहां इंस्पेक्टर ली गलती से जासूस जॉनसन एलिजाब थपेना के स्तन पकड़ लेता है, जैकी चैन की फिल्म मिस्टर नाइस गाय 1997 का संदर्भ है। उद्धरण वांछित रश आवर की शुरुआत 1995 में पटकथा लेखक उपन्यासकार रॉस लमन्ना द्वारा लिखी गई एक विशिष्ट स्क्रिप्ट के रूप में हुई। पटकथा लामाना के विलियम मॉरिस एजेंट एलन गैस्मर द्वारा वॉल्ट डिज्नी कंपनी के एक प्रभाग हॉलीवुड पिक्चर्स को बेची गई थी, जिसमें आर्थर सर्किसियन निर्माता के रूप में जुड़े हुए थे। निर्देशक रैटनर को संलग्न करने और सर्किसियन और रोजर बिर्नबाम सहित निर्माताओं के साथ 1 वर्ष से अधिक समय तक परियोजना को विकसित करने के बाद, डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख जो रोथ ने $34 मिलियन के बजट के बारे में चिंताओं और उस समय अमेरिकी दर्शकों के लिए चैन की अपील का हवाला देते हुए परियोजना को बदल दिया। कई स्टूडियो इस परियोजना को हासिल करने में रुचि रखते थे। न्यू लाइन सिनेमा को रैटनर की प्रतिभा पर भरोसा था, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मनी टॉक्स किया था, इसलिए उन्होंने फिल्म के लिए एक बजट और आरंभ तिथि के लिए कड़ी प्रतिबद्धता जताई। 3 व्यस्त समय 2। मुख्य लेख व्यस्त समय 2। रश ऑवर 2 3 अगस्त 2001 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में 34 करोड़ 74 लाख 25,832 डॉलर की कमाई की, 4 जिससे ये श्रृंखला की सबसे आर्थिक रूप से सफल फिल्म बन गई। पहली फिल्म की तुलना में फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। चैन और टकर के अलावा कोई भी कलाकार पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोबारा निभाने के लिए वापस नहीं आया। जॉन लोन, झांग जी और रोजलिन सांचेज कलाकारों में शामिल हो गए हैं, जबकि अभिनेता डॉन चीडल, शाउल रुबिनेक, जियानी रूसो और जेरेमी पिवन की अतिथि या कैमियो भूमिकाएं हैं। व्यस्त समय 3। मुख्य लेख व्यस्त समय 3। रश ऑवर 3 की आधिकारिक घोषणा 7 मई 2006 को की गई और फिल्मांकन 4 जुलाई 2006 को शुरू हुआ। पेरिस और लॉस एंजल्स में स्थापित यह फिल्म पहली बार 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में 25 करोड़ 65 लाख 85,882 डॉलर की कमाई की। 5 अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक रोमन पोलांस्की ली और कार्टर, चैन और टकर के पात्र मामले में शामिल एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी के रूप में सह कलाकार हैं। अजीमा ने राजदूत हान ली के बॉस और दोस्त के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है, जो पहली किस्त में दिखाई दिए थे। इस फिल्म को कार्यात्मक हिंसा, यौन सामग्री, नग्नता और भाषा के अनुक्रम के लिए फिल्म और साहित्य वर्गीकरण कार्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा M रेटिंग और MPAA द्वारा PG-13 रेटिंग प्राप्त हुई है।
इसके अतिरिक्त एक व्यवसाय प्रतिनिधि के अनुसार बड़ी संख्या में विदेशी फिल्मों के लिए रास्ता बनाने के लिए 2007 में चीनी सिनेमाघरों में फिल्म प्रदर्शित नहीं की गई थी। आयातित फिल्मों के लिए कोटा प्रत्येक वर्ष 20 है। 6. भविष्य। फिल्मों की सामूहिक बॉक्स ऑफिस सफलता के कारण निर्देशक ब्रेट रैटनर और लेखक जेफ नाथनसन चौथी किस्त के निर्माण पर विचार कर रहे हैं। रश ऑवर 3 के लिए डीवीडी ऑडियो कमेंट्री में ब्रेट रैटनर ने मजाक में कहा कि चौथी रश ऑवर फिल्म 2012 में रिलीज हो सकती है। रैटनर और नाथनसन कई अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं, जिसमें संभावित सीक्वल और विभिन्न फिल्म परियोजनाओं के लिए मोशन कैप्चर तकनीक का उपयोग शामिल है। चैन और टकर के साथ खबर है कि चौथी फिल्म मॉस्को में सेट हो सकती है। 7. जुलाई 2009 में एक साक्षात्कार में रैटनर ने कहा कि वह संभावित रश ऑवर 4 में संभावित भूमिकाओं के लिए डैनी डेविटो और जेट ली सहित सितारों की एक लंबी सूची के संपर्क में हैं, लेकिन जोर देकर कहा कि अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। 2011 में वल्चर के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में रैटनर ने कहा कि एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड का फॉलो-अप बनाने की लागत एक्स-मैन फर्स्ट क्लास से अधिक होगी और यही कारण है कि शायद एक और रश ओवर 4 जीता या तो नहीं बनेगा। मुझे क्रिस टकर और जैकी चैन को वापस आने के लिए गतान करना बहुत अधिक होगा। 8. अगस्त 2011 में द ब्रेकफास्ट क्लब के साथ एक साक्षात्कार में टकर ने चौथे प्रश्न के उत्तर में कहा, रश ओवर 4? शायद आप जानते हो, क्योंकि यह एक अलग तरह की फिल्म है। आपको एक्शन और सामान मिला है और वे $20 मिलियन का भुगतान भी करते हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। नहीं, आप जैकी चैन को जानते हैं, आप जानते हैं कि मुझे उनके साथ काम करना पसंद है और इस प्रकार की फिल्में आप उन्हें फिर से बना सकते हैं और यह अलग है, हम देखेंगे, लेकिन हालांकि मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे पास कुछ नई चीजें आ रही हैं, इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है। 9. जुलाई 2012 में श्रृंखला निर्माता आर्थर एम. सरकिसियन ने कहा कि चैन और टकर के साथ एक चौथी फिल्म पर काम किया जा रहा था और कहा कि वह ब्रेट रैटनर का एक निर्देशक के रूप में स्वागत करेंगे यदि वह इसे सही तरीके से करेंगे। सरकिसियन ने तीसरी फिल्म पर कुछ असंतोष व्यक्त किया और स्वीकार किया कि वह चाहते हैं कि संभावित चौथी फिल्म अधिक गंभीर हो और इसमें नए विचार हों। सरकिसियन कथित तौर पर यह चुनने पर काम कर रहे हैं कि वह जिन 4 या 5 पटकथा लेखकों से बात कर रहे हैं, उनमें से किसे पटकथा पर काम करना चाहिए। 10. अगस्त 2014 में चैन ने कहा कि स्टूडियो अभी भी रश आवर 4 बनाना चाहता है, लेकिन वह केवल तभी भाग लेगा जब वह पहले एक गुणवत्ता वाली स्क्रिप्ट देख सके। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इसलिए बकवास स्क्रिप्ट नहीं बनाना चाहता क्योंकि वे बनाना चाहते हैं फिल्म। 11. चान और टकर दोनों जून 2015 में रश आवर 4 पर चर्चा करने के लिए रात्रि भोज पर मिले। 12. नवंबर 2016 में बिली लिन के लॉन्ग हेल टाइम वॉक का प्रचार करते हुए टकर ने संभावित चौथी फिल्म के लिए अपनी आशावाद की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, हम इसके बारे में अब एक और फिल्म बनाने के बारे में बात कर रहे हैं और हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे जैकी के साथ काम करना पसंद है और मुझे लगता है कि हम वाकई मजेदार काम कर सकते हैं। भारतीय अभिनेता शाहरुख खान ने रश ओवर 4 के कलाकारों में शामिल होने के लिए हाँ कहा। 13 अक्टूबर 2017 तक चैन ने कहा कि रश ओवर 4 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और अगर टकर फिल्म में काम करने के लिए सहमत होते हैं तो फिल्म की शूटिंग 2018 में शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वह फिल्म में शामिल होने के अपने पिछले दावों के कारण टकर के स्वीकार करने को लेकर आशावादी थे। 14 फरवरी 2018 में टकर ने रश ओवर 4 के उत्पादन की पुष्टि की। उन्होंने ESPN के पॉडकास्ट द प्लग पर कहा, ये हो रहा है। ये सभी भीड़ की भीड़ होगी। जैकी तैयार है और हम ऐसा करना चाहते हैं ताकि लोग इसे कभी ना भूलें। 15 फरवरी 2019 में टकर ने बताया कि स्क्रिप्ट एक साथ आ रही है। उन्होंने कहा,
हम अभी स्क्रिप्ट पर कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोडक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 16 उन्होंने अप्रैल में एक पॉडकास्ट उपस्थिति में इसे दोहराया था कि चौथी फिल्म अभी भी एक संभावना थी, लेकिन ये प्री प्रोडक्शन में नहीं है। हम स्क्रिप्ट के लिए कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जैकी इसे करना चाहते हैं। मैं ये करना चाहता हूँ। स्टूडियो ये करना चाहता है। 17-2018 तक कई अभिनेत्रियों द्वारा रैटनर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के मद्देनज़र वार्नर ब्रदर्स के सूत्रों ने माना कि यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि रैटनर रश ऑवर 4 का निर्देशन करेंगे। 18 मार्च 2019 में द हैशटैग शो ने बताया कि STX फिल्म्स द्वारा ली बिंगबिंग के साथ एक महिला प्रधान रश ऑवर रीबूट का विकास किया जा रहा था। 19 दिसंबर 2022 में चैन द्वारा चौथी फिल्म के विकास की पुष्टि की गई। 20 टीवी श्रृंखला मुख्य लेख रश ऑवर अमेरिकी टीवी श्रृंखला। फिल्म श्रृंखला के आधार पर एक टीवी श्रृंखला मार्च से अगस्त 2016 तक प्रसारित हुई, जिसमें जॉन फू ने मुख्य निरीक्षक ली और जस्टिन हायर्स ने जेम्स कार्टर की भूमिका निभाई। फिल्मों के मूल निर्देशक ब्रेट रैटनर ने रश ऑवर के निर्माताओं आर्थर एम. सर्किसियन, जेफ इंगोल्ड और जॉन टर्टेलटॉप के साथ शो के कार्यकारी निर्माता के रूप में हस्ताक्षर किए। 21 टर्टेलटॉप ने पायलट एपिसोड का भी निर्देशन किया, जिसमें बिल लॉरेंस ने ब्लेक मैककॉमिक के साथ श्रृंखला लिखी। 22 जेम्स लिू, जिन्होंने सभी 3 फिल्मों के स्टंट पर काम किया, श्रृंखला के स्टंट समन्वयक थे। 23 ये घोषणा की गई थी कि जॉन फू और जस्टिन हायर CBS श्रृंखला के लिए जासूस ली और कार्टर के रूप में अभिनय करेंगे, साथ ही एमी गाजिया और जेसिका वान नियमित भूमिकाओं में होंगे। 2-4, 2-5, 2-6 सीरीज को एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। पात्र सूची सूचक। इस अनुभाग में वे पात्र शामिल हैं जो उल्लेखनीय भूमिकाओं में दिखाई देंगे या दिखाई दे चुके हैं। एक खाली, गहरे भूरे रंग का सेल इंगित करता है कि चरित्र फिल्म में नहीं था या चरित्र की आधिकारिक उपस्थिति की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। ई उस उपस्थिति को इंगित करता है जो नाटकीय कट में शामिल नहीं है। यू एक गैर क्रेडिटेड उपस्थिति को इंगित करता है। चरित्र फिल्में टेलीविजन श्रृंखला। व्यस्त समय 2 व्यस्त घंटे 3 व्यस्त समय। मुख्य निरीक्षक ली जैकी चैन जॉन फू। जासूस जेम्स कार्टर क्रिस टकर जस्टिन हायर्स। कौंसल राजदूत सोलोन हान अजीमा। सू युंग हान जूलिया सू झांग जिंगचू। थॉमस ग्रिफिन जुनताओ टॉम विल्किंसन हेनरी इयान क्यूसिके। जासूस तानिया जॉनसन एलिजाबेथ पेना। गाया केन लियुंग। FBI एजेंट वॉरेन रस मार्क रोलिस्टन। FBI एजेंट डैन विटनी रेक्स लिन। कप्तान विलियम डायल फिलिप बेकर हॉल ई फिलिप बेकर हॉल यू। रिकी टैन जॉन लोन। इसाबेला मोलिना रोजलिन सांचेज ई। हुली झांग जी। स्टीवन शासन एलन किंग। कंजी हिरोयुकी सनाडा। गैनेविव नोएमी लेनोयर। जॉर्ज यवन अटल। जैस्मीन द ड्रैगन लेडी यूकी कुदो। वार्डन रेनार्ड मैक्स वॉन सिडो। सार्जेंट दीदी डियाज एमी गाजिया। कैप्टन लिंसे कोल वेंडी मैलिक। गेराल्ड पेज कैनेडी। किम ली जेसिका वान। डोनोवन कक फॉक्स रोजर बिर्नबाम, जन्म 14 नवंबर 1950, एक अमेरिकी फिल्म, टेलीविजन और कार्यकारी निर्माता हैं। 2-3 प्रारंभिक जीवन। बिर्नबाम का जन्म न्यू जर्सी के टीनैक में एक यहूदी परिवार 4 में हुआ था। 5 वह अर्लीन नी स्टीनलॉफ और नॉर्मन बिर्नबाम के पुत्र थे। 4 उनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी थे, जो युद्ध के बाद अपने पिता के साथ कढ़ाई व्यवसाय में चले गए और 1967 में न्यू जर्सी में एक आवासीय भवन स्टोनहेंज के निर्माण के लिए अपने मुनाफे का उपयोग किया। 4 बिर्नबाम ने 1968 में टीनैक हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 और डैनवर विश्वविद्यालय में भाग लिया। 6
करियर। बिर्नबाम ने क्लाइव डेविस के अधीन काम करते हुए अरिटर रिकॉर्ड्स में संगीत उद्योग में शुरुआत की। A&M रिकॉर्ड्स उन्हें हॉलीवुड में वेस्ट कोस्ट A&R के कार्यकारी के रूप में ले आए, जहां उन्होंने फिल्म की ओर रुख किया। फिल्म में काम करते समय उन्हें फेयर डिंकम प्रोडक्शंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके प्रमुख हेनरी विंकलर थे, जिन्होंने यंग शर्लक होम्स और द श्योर थिंग की देखरेख की। साथ उन्होंने यूनाइटेड आर्टिस्ट्स, गुबर पीटर्स कंपनी 1989 में अध्यक्ष और फिर 20वीं सेंचुरी फॉक्स में काम किया। 8 व 1992 तक 20th सेंचुरी फॉक्स में प्रोडक्शन के अध्यक्ष थे। 9. कारवां पिक्चर्स की स्थापना बिर्नबाम और जो रोथ ने 1992 में डिज्नी स्टूडियो के तत्कालीन 50 से 60 उत्पादन और वितरण स्लॉट को भरने के लिए डिज्नी में एक प्रोडक्शन कंपनी के रूप में की थी। 9. बिर्नबाम ने पहले डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख जो रोथ के कहने पर कारवां छोड़ दिया था, क्योंकि डिज्नी अपने वार्षिक उत्पादन में कटौती कर रहा था और कारवां को बंद कर रहा था। अगस्त 1998 में बिर्नबाम ने मॉर्गन क्रीक प्रोडक्शंस के पूर्व उपाध्यक्ष और सीईओ गैरी बाबर के साथ स्पाईग्लास एंटरटेनमेंट की स्थापना की। 10. 20 दिसंबर 2010 को मेट्रो गोल्डविन मेयर के दिवालियापन से बाहर आने के बाद बिर्नबाम और बाबर स्टूडियो के सह अध्यक्ष और सह सीईओ बन गए। 11-12-3 अक्टूबर 2012 को बिर्नबाम ने एमजीएम कार्यकारी के रूप में अपनी भूमिका से बाहर निकलने और हैंड ऑन उत्पादन में लौटने के अपने इरादे की घोषणा की। वह विशेष आधार पर फिल्में बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बने रहेंगे। 13. तब से उन्होंने 3 प्रोडक्शन कंपनियों की स्थापना की है, पिनहाई प्रोडक्शंस, 8 केव 76 प्रोडक्शंस, 14 और एली रोथ आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एंटरटेनमेंट के साथ। 15-8 सितंबर 2016 तक एमजीएम के साथ उनकी विशिष्टता समाप्त हो गई थी। 8. व्यक्तिगत जीवन। उनकी पहली पत्नी पमला वेस्ट थीं। 16. उनकी एक बेटी क्लेयर बिर्नबाम ब्लॉक, जन्म 1987 थी। 17. उन्होंने 2013 में तत्कालीन रेस्तरां अतिथि संबंध प्रबंधक लेस्ली लोपेज से शादी की। 18-19 बिर्नबाम और लोपेज का 2019 में तलाक हो गया। वह पहले अभिनेत्री टेरी गार के साथ 7 साल के रिश्ते में थे। 20. फिल्मोग्राफी। फिल्म निर्माता द श्योर थिंग 1985, द थ्री मस्किटियर्स 1993, एंजल्स इन द आउटफील्ड 1994, ए लो डाउन डर्टी शेम 1994, हाउस गेस्ट 1995, द जर्की बॉयज द मूवी 1995, हैवीवेट 1995, टाल टेल 1995, जब आप सो रहे थे 1995, द बिग ग्रीन 1995, पाउडर 1995, सेल्टिक प्राइड 1996, पहला बच्चा 1996, अमीर आदमी की पत्नी 1996, मेट्रो 1997, ग्रोस पॉइंट ब्लैंक 1997, गॉन फिशिंग 1997, जीआई जेन 1997, वाशिंगटन स्क्वायर 1997, रॉकेटमैन 1997, 6 दिन 7 रातें 1998, साइमन बिर्च 1998, व्यस्त समय 1998, होली मैन 1998, इंस्पेक्टर गैजेट 1999, शंघाई नून 2000, रश ओवर 2 2001, मोंटे क्रिस्टो की गिनती 2002, ड्रैगनफ्लाई 2002, परित्याग 2002, आग का शासनकाल 2002, द रिक्रूट 2003, शंघाई नाइट्स 2003, द परफेक्ट स्कोर 2004, कोनी और काला 2004, मिस्टर 3000 2004, शांत करने वाला 2005, द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी 2005, द लुकआउट 2007, अदृश्य 2007, इवान सर्वशक्तिमान 2007, रश आवर 3 2007, अंडरडॉग 2007,
रोश की गेंदें 2007, 27 पोशाकें 2008, फ्लैश ऑफ जीनियस 2008, 4 क्रिसमस 2008, लीप वर्ष 2010, पर्यटक 2010, प्रतिज्ञा 2012, शानदार 7 2016, डेथ विश 2018, द हसल 2019। तो दोस्तों पिछली जो मूवी है वो हमें बहुत पहले देखने को मिली थी, तकरीबन हमें 10 अगस्त 2007 को ये देखने को मिली थी। टोटल मूवी की लेंथ 91 मिनट थी, जो कि बहुत कम है। और ये इंग्लिश मैडलिस जान फ्रांस लैंग्वेज के अंदर इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया था और बड़े स्केल पर इसे रिलीज़ किया गया था। मूवी का बजट 125 से 140 मिलियन डॉलर था। मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो 260 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया था। इस हिसाब से ये एक सुपर हिट मूवी थी और इस फ्रेंचाइजी के अंदर भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाली मूवी में दूसरे नंबर पर थी। तो इसका चौथा पार्ट एक तरह से मेकर्स द्वारा उस समय बनाया नहीं गया था और 2024 में इसको एक तरह से रिन्यू कर दिया गया है और चौथा पार्ट इसका कंफर्म देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है। बाकी कोई पोस्टर या टीज़र या ट्रेलर आउट नहीं किया गया है। मैं छोटी वीडियो के द्वारा आपको बताता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा अगर इसे ऑल पर सेट कर ले। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी, जो कास्टिंग कैरेक्टर नए जुड़े हैं हमें 2024 में, उनके बारे में मैं आपको देता हूँ। ब्रेट रैटनर, जन्म 28 मार्च 1969, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उन्होंने रश ऑवर फिल्म श्रृंखला, द फैमिली मैन, रेड ड्रैगन, एक्स-मैन, द लास्ट स्टैंड और टॉवर हीस्ट का निर्देशन किया। वह कई फिल्मों के निर्माता भी हैं, जिनमें हॉरिबल बॉसेस श्रृंखला, द रेवेनेंट और वॉर डॉग्स शामिल हैं। 2, 3, 4 और प्रिजन ब्रेक के कार्यकारी निर्माता थे। रैटनर ने 1990 के दशक में संगीत वीडियो के साथ निर्देशन की शुरुआत की। 5 और 1997 में अपनी पहली मोशन पिक्चर मनी टॉक्स का निर्देशन किया। 6 कुल मिलाकर रैटनर द्वारा निर्देशित फिल्मों ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 5 रैटनर एक फिल्म निर्माण कंपनी रैटपैक एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक हैं। रैटनर ने सितंबर 2013 में वॉर्नर ब्रदर्स के साथ सह निर्माता सौदे के लिए ड्यून एंटरटेनमेंट के साथ रैटपैक की साझेदारी का नेतृत्व किया, जिसमें 75 फिल्में शामिल थीं। 7 रैटपैक एंटरटेनमेंट ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस प्राप्तियों में $17 बिलियन से अधिक की 81 नाटकीय रूप से रिलीज मोशन पिक्चर्स को सह वित्तपोषित किया है। रैटपैक की सह वित्तपोषित फिल्मों को 59 अकादमी पुरस्कार, 25 गोल्डन ग्लोब और 43 बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया है और 25 अकादमी पुरस्कार, 8 गोल्डन ग्लोब और 24 बाफ्टा जीते हैं। जनवरी 2017 में रैटनर को 6801 हॉलीवुड बुलेवार्ड में स्थित मोशन पिक्चर उद्योग में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 8/9 2017 में हॉलीवुड में कई महिलाएं रैटनर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न या उत्पीड़न के आरोप लेकर आगे आईं। 10 उसके बाद से उन्होंने हॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बनाई और 2023 में वो इज़राइल चले गए। 11 प्रारंभिक जीवन। रैटनर का जन्म और पालन पोषण मियामी बीच, फ्लोरिडा में हुआ। वह मार्शा प्रेसमैन और रोनाल्ड रैटनर के पुत्र थे। 12-13 उनका पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ। 14 उनके दादा डी कॉन मेल ऑर्डर रैट पॉइजन कंपनी के संस्थापक और रियल एस्टेट डेवलपर ली रैटनर थे। 15161718 उनकी मां का जन्म क्यूबा में हुआ था और वे 1960 के दशक में अपने माता पिता फैनिटा और मारियो प्रेसमैन, उनके परिवार मूल रूप से पूर्वी यूरोप से क्यूबा चले गए थे, के साथ अमेरिका में आकर बस गईं। 192018 रैटनर के जन्म मां के समय उनकी मां 16 वर्ष की थीं। 14 रैटनर ने कहा है कि वह अपने जैविक पिता को वास्तव में नहीं जानता और वह एल्विन माल्निक को एक वकील और व्यवसायी मानता है, जिसका कथित संगठित अपराध से संबंध है। 212223 जिसने प्रसिद्ध फोर्ज रेस्तरां खोला था मियामी बीच में, उसके पिता बनने के लिए, वह जिसने उसका पालन पोषण किया। 24 माल्निक ली रैटनर का दोस्त था और मार्शा प्रेसमैन के साथ उसका कोई प्रेम संबंध नहीं था।
18 रैटनर के जैविक पिता मियामी बीच में बेघर हो गए। ऐसी स्थिति ने युवा रैटनर को राष्ट्रव्यापी गैर लाभकारी संगठन क्रिसलिस का बोर्ड सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया, जो बेघरों को काम ढूंढने में मदद करता है। 25 रैटनर ने रब्बी अलेक्जेंडर एस. ग्रॉस हिब्रू अकादमी 26 प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की और इज़राइल में अलेक्जेंडर मुस हाई स्कूल 18 में पढ़ाई की और 1986 में मियामी बीच सीनियर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मियामी बीच में बड़े होने के दौरान रैटनर स्कारफेस के सेट पर एक अतिरिक्त कलाकार थे और शहर भर में मियामी वाइस फिल्म देखने में सक्षम थे। 27 रैटनर के हाई स्कूल स्नातक होने से कुछ समय पहले उसकी मां और जैविक पिता ने उसकी स्थिति को वैध बनाने के इरादे से शादी कर ली। 18 वह 1990 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक है। 28 2010 में उन्होंने फिल्म की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मार्टिन स्कॉर्सेसे की 1980 की फिल्म रेजिंग बुल को अपनी प्रेरणा बताया। 29 आजीविका रास्ते पर लाने वाला रैटनर ने 1990 के दशक में संगीत वीडियो का निर्देशन शुरू किया। 5 जब वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में द्वितीय वर्ष के छात्र थे, तब वह पहले श्वेत रैप समूहों में से एक, BMOC बिग मैन ऑन कैंपस के प्रबंधक और कार्यकारी निर्माता थे। 30 NYU में एक छात्र के रूप में उन्होंने अपनी पहली लघु फिल्म व्हाट हैपेंड टू मसोनरीज रिलीज की। 31 रैप समूह पब्लिक एनिमी ने फिल्म के प्रीमियर में भाग लिया और रैटनर से समूह के संगीत वीडियो बनाने के लिए कहा। 5 रैटनर ने रेडमैन, LL कूल जे, हेवी डी और वू तांग क्लैन के साथ काम करने से पहले प्रधानमंत्री पीट नीस के लिए पहला वीडियो बनाया। 32 उन्होंने मारिया कैरी, 33 मैडोना, माइली साइरस, 34 JZ5 जैसे कलाकारों के लिए संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया है और इसके निर्माण को रद्द करने से पहले माइकल जैक्सन के लिए एक वीडियो का निर्देशन करने वाले थे। 35 उन्होंने कैरी की वी बिलोंग टुगेदर, आई स्टिल बिलीव, ऑब्सेस्ड और हार्टब्रेकर का निर्देशन किया। 36-37 रैटनर ने अपने मोशन पिक्चर की शुरुआत तब की थी जब उन्होंने 1997 में मनी टॉक्स का निर्देशन किया था। जेल ब्रेक के आयोजन के आरोपी एक ठग के बारे में एक एक्शन कॉमेडी फिल्म, रैटनर का कॉमेडियन क्रिस टकर के साथ पहला सहयोग था। फिल्म का बजट $25 मिलियन था। 38 1998 में उन्होंने जैकी चैन और क्रिस टकर अभिनीत एक्शन कॉमेडी रश ऑवर का निर्देशन किया, जो सितंबर 1998 में रिलीज हुई और स्टूडियो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी बन गई। 39-40 रैटनर प्रोडक्शन को प्रेरित करने के लिए सेट पर संगीत का उपयोग करते हैं और रश ऑवर के फिल्मांकन के दौरान प्रेरणा के लिए उन्होंने जो माइकल जैक्सन का गाना बजाया था, वो क्रिस टकर द्वारा एक दृश्य के बीच में नृत्य शुरू करने के बाद फिल्म में समाप्त हो गया। 41 रैटनर ने 2000 में निकोलस केज अभिनीत एक नाटक द फैमिली मैन का निर्देशन किया। 42 2001 में रैटनर ने रश ऑवर 2 का निर्देशन किया। 43-44-2002 में उन्होंने हैनिबल लेक्टर के बारे में साइलेंस ऑफ द लैम्स, रेड ड्रैगन के प्रीक्वल का निर्देशन किया। 45-46 2004 में रैटनर ने पियर्स ब्रॉसनन और सलमा हायेक अभिनीत आफ्टर द सनसेट का निर्देशन किया। एक्शन कॉमेडी फिल्म एक मास्टर चोर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक आखिरी बड़े स्कोर को अंजाम देता है, जिसका पीछा एक FBI एजेंट करता है। 47 2006 में रैटनर ने एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड का निर्देशन किया। 48 फिर रश ऑवर 3 का निर्देशन किया, जो 2007 में रिलीज हुई। 49-50 रैटनर ने व्यान लास वेगास के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसमें 2008 में स्टीव व्यान एंकोर लास वेगास के शीर्ष पर थे। 51 उसी वर्ष रैटनर ने बेन स्टिलर और एडी मफी अभिनीत कॉमेडी सैपर टॉवर हीस्ट का भी निर्देशन किया। फिल्म मूल रूप से एडी मफी के एक विचार पर आधारित थी जिसका नाम ट्रंप हीस्ट था और यह डोनाल्ड ट्रंप के असंतुष्ट कर्मचारियों के बारे में थी जो ट्रंप टॉवर को लूटने की योजना बना रहे थे,
हालांकि बाद में ट्रंप के संदर्भ को फिल्म से हटा दिया गया था। 52-53 2021 की शुरुआत में रैटनर ने घोषणा की कि वह एक लंबे समय से प्रतीक्षित मिल्ली वानिली बायोपिक का निर्देशन करेंगे, जो मिलेनियम मीडिया के लिए एमजीएम के 2014 हरक्यूलिस के बाद उनका पहला प्रोजेक्ट होगा। फरवरी 2021 में मिलेनियम मीडिया ने कहा कि वह रैटनर के प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। 54 उत्पादन रैटनर टेलीविजन श्रृंखला प्रिजन ब्रेक के कार्यकारी निर्माता थे, जो 2005 से 2009 तक प्रसारित हुई 55 और उन्होंने इसके पायलट एपिसोड का निर्देशन भी किया। 56 2011 में रैटनर ने टीवी डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन मास्टर्स वुडी एलन डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया। 57 उसी वर्ष उन्होंने हॉरिबल बॉसेस का निर्माण किया, जो कर्मचारियों द्वारा अपने मालिकों को मारने की साजिश रचने के बारे में एक कॉमेडी थी। 58-59 हॉरिबल बॉसेस ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले सप्ताहांत में $28.10 मिलियन की कमाई की। 60 रैटनर ने मेलिसा वॉलैक की पटकथा द ब्रदर्स ग्रिम स्नो वाइट के आधार पर स्नो वाइट मिरर मिरर 2012 का रीमेक बनाया। 61 2014 में उन्होंने हॉरिबल बॉसेस 2 का निर्माण किया, जो उनकी 2011 की फिल्म की अगली कड़ी थी। 62 रैटनर ने रश ऑवर फिल्म श्रृंखला पर आधारित रश ऑवर टीवी श्रृंखला का कार्यकारी निर्माण किया। 63 64 65 2015 में रैटनर ने ब्लैक मास का निर्माण किया, जो जॉनी डेप द्वारा अभिनीत गैंगस्टर जेम्स वाइटी बुल्गर के बारे में एक बायोपिक थी। 66 उसी वर्ष रैटनर लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत द रेवेनेंट के कार्यकारी निर्माता थे। 67 वो टॉड फिलिप्स द्वारा निर्देशित और जोना हिल और माइल्स टेलर अभिनीत 2016 की फिल्म वॉर डॉग्स के कार्यकारी निर्माता थे। 68 रैटपैक एंटरटेनमेंट दिसंबर 2012 में रैटनर और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया मुगल जेम्स पैकर ने एक संयुक्त उद्यम रैटपैक एंटरटेनमेंट का गठन किया। ये फर्म स्वतंत्र फिल्मों का निर्माण करेगी और एक प्रमुख स्टूडियो के साथ बड़े बजट की फिल्मों का सह निर्माण करेगी। 69 कंपनी में पैकर की हिस्सेदारी बाद में लेन ब्लाउटनिक के फर्स्ट एक्सेस एंटरटेनमेंट द्वारा खरीद ली गई। कंपनी सालाना 25 फिल्में बनाती है। 2017 तक कंपनी ने 50 से अधिक फिल्मों को सह वित्तपोषित किया, जिनमें 51 ऑस्कर नामांकन थे और बॉक्स ऑफिस पर कुल $10 बिलियन से अधिक की कमाई की। 71 रैटपैक और ड्यून एंटरटेनमेंट ने एक फिल्म निवेश वाहन का गठन किया, जिसने सितंबर 2013 में वॉर्नर ब्रदर्स के साथ एक बहुवर्षीय 75 फिल्म सह निर्माता साझेदारी में प्रवेश किया। 72 कंपनी ने न्यू रीजेंसी विज्ञापन फर्म WPP चीनी फर्म के साथ भी साझेदारी की है। CMC कैपिटल पार्टनर्स और शंघाई मीडिया ग्रुप। 73 रैटनर ने चीनी मीडिया कंपनियों में निवेश के उद्देश्य से एक फंड बनाने के लिए CMC के साथ काम किया। 74 ग्रेविटी की रिलीज के बाद रैटनर ने $40 मिलियन कमाए, जो रैटपैक का पहला निवेश था। 75 76 77 जून 2014 में रैटनर के रैटपैक एंटरटेनमेंट और क्लास 5 फिल्म्स ने दरियाई घोड़े को आयात करने के लिए 1910 में अमेरिका में मांस की कमी के बारे में जॉन मूलम के गैर काल्पनिक लेख अमेरिकन हिप्पोपोटामस के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म का निर्माण रैटनर ने एडवर्ड नॉर्टन और विलियम मिग्लियोर के सहयोग से किया था। 78 18 अप्रैल 2017 को एक्सेस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी एक्सेस एंटरटेनमेंट ने रैटपैक में जेम्स पैकर की स्वामित्व हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। 79 अगले वर्ष वॉर्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि वे ब्रेट रैटनर के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद कंपनी से नाता तोड़ रहे हैं। रैम्पेज वॉर्नर ब्रदर्स के साथ कंपनी द्वारा सह वित्तपोषित होने वाली अंतिम फिल्म थी और अंतिम फिल्म का निर्माण भी किया गया था। कुल मिलाकर रैटपैक द्वारा 80 नवंबर 2018 में 76 वॉर्नर ब्रदर्स फिल्मों की लाइब्रेरी में रैटपैक ड्यून की अल्पमत स्वामित्व हिस्सेदारी को बिक्री के लिए रखा गया था। फंड में निवेशकों ने लाइब्रेरी को नकदी निकालने के लिए समर्थन दिया था।
81 वाइन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ने लाइब्रेरी के लिए ऊंची बोली लगाई, लेकिन जनवरी 2019 में वार्नर ब्रदर्स ने लाइब्रेरी के लिए बोली की बराबरी करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग किया और अनिवार्य रूप से रैट-पैक ड्यून की हिस्सेदारी हासिल कर ली। लागत लगभग $300 मिलियन आंकी गई थी। 82 स्क्रीन दिखावे। रैटनर को एमटीवी श्रृंखला पंक में देखा गया था जब एक्समैन फिल्मों में वुल्वरिन का किरदार निभाने वाले ह्यू जैकमैन एक व्यवहारिक मजाक का विषय थे, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि बेवली हिल्स में रैटनर का $3.6 मिलियन का घर बीबीक्यू ग्रिल विस्फोट से नष्ट हो गया था। बाद में एश्टन कचर उनके घर पहुंचे और उन्हें गले लगाया। 83 अप्रैल 2007 में फॉक्स ने घोषणा की कि वह कैरी फिशर, गैरी मार्शल और जॉन एवनेट नेटवर्क की फिल्म निर्माण प्रतियोगिता रियलिटी टीवी श्रृंखला ऑन द लॉट के जज होंगे। 84 वह टेलीविजन श्रृंखला एंटोरेज के एक एपिसोड में भी खुद के रूप में दिखाई दिए, जिसे उनके बेवली हिल्स स्थित घर पर शूट किया गया था। 85 2009 में रैटनर ने द शूटर सीरीज बनाई, जिसमें उनके काम को संकलित किया गया, जिसमें रैटनर के साथ साक्षात्कार और मिकी राउर्के के मुक्केबाजी में संक्रमण के बारे में एक लघु फिल्म शामिल थी। 86 अन्य परियोजनाएं। 2009 में रैटनर ने एक प्रकाशन कंपनी रैट प्रेस की स्थापना की। कंपनी ने मार्लन ब्रांडो और रॉबर्ट इवांस के साथ एक प्लेबॉय साक्षात्कार के साथ साथ एनएफएल खिलाड़ी जिम ब्राउन का एक खाता भी फिर से जारी किया, 87 और स्कॉट कैन की तस्वीरों की एक पुस्तक जारी की। 88 2011 में रैटनर ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के साथ रैट टीवी की स्थापना की। वह पूर्व एनबीसी विकास कार्यकारी क्रिस कोंटी को उद्यम के अध्यक्ष के रूप में लाए। 89 4 अगस्त 2011 को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषणा की कि रैटनर डॉन मिशर के साथ 84वें अकादमी पुरस्कार का निर्माण करेंगे। 90-91 हालांकि रैटनर ने ये टिप्पणी करने के बाद कि रिहर्सल फॉग्स के लिए है 8 नवंबर 2011 को इस्तीफा दे दिया। 92 93-94 बाद में रैटनर ने अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी। 95 एडी मफी, जो समारोह की मेज़बानी करने वाले थे, ने भी नई प्रोडक्शन टीम के सम्मान में इस्तीफा दे दिया। 96 रैटनर की जगह ब्रायन ग्रेजर ने ले ली। 97 और मफी की जगह पिछले ऑस्कर होस्ट बिली क्रिस्टल ने ले ली। 98 रैटनर ने 2015 में की वेस्ट फिल्म फेस्टिवल में ब्रेट रैटनर फ्लोरिडा छात्र फिल्म निर्माता छात्रवृत्ति की घोषणा की। $5000 की छात्रवृत्ति द कुक, द नाइफ और द रैबिट्स फिंगर को प्रदान की गई, जिसका निर्देशन अगस्टिना बोनवेंटुरा और निकोलस कैसानस ने किया था। 99 रैटनर ने अपने बेवली हिल्स एस्टेट के नाम पर एक मिश्रित विस्की, द हिलहेवन लॉज का उत्पादन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेय ब्रांड डियाजियो के साथ काम किया। 100 बोतल को एस्टेट के अनुरूप बनाया गया है और इसमें एक लकड़ी का कॉक है और बोतल का आकार बे खिड़कियों जैसा है। 101 ये पेय 26 साल पुरानी राई, 15 साल पुरानी टेनेसी विस्की और 6 साल पुरानी बोरबॉन का मिश्रण है। 102 रैटनर ने मई 2017 में कांस फिल्म फेस्टिवल के हिस्से के रूप में एक मुख्य भाषण दिया जहां उन्होंने टेलीविजन को उत्पादन का भविष्य बताया। 103 रैटनर ने 8वें वार्षिक कांस फिल्म फाइनेंस फोरम में भाग लिया। 104 मार्च 2017 में रैटनर ने सन वैली फिल्म फेस्टिवल में फिल्म समीक्षक एकत्रीकरण साइट रॉटन टोमाटोज के खिलाफ बात की और इसे फिल्म उद्योग में एक विनाशकारी शक्ति बताया। उन्होंने पारंपरिक फिल्म समीक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और कहा कि साइट फिल्म आलोचना को सीमित कर देती है। 105 रैटनर ने साइमन विसेंथल सेंटर और म्यूजियम ऑफ टॉलरेंस, 106 क्रिसलिस, घेटो फिल्म स्कूल, 107 बेस्ट बडीज, 108 और लॉस एंजल्स पुलिस फाउंडेशन के बोर्ड में काम किया है। 109 उन्होंने एनवायू टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स 110 के डीन काउंसिल में कार्य किया और तेल अवीव विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के निदेशक मंडल में भी कार्य किया। 111 उन्होंने 2013 में अकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स को $1 मिलियन का दान दिया।
107 यौन उत्पीड़न के आरोप। अक्टूबर 2017 में मी टू मूवमेंट के दौरान टैलेंट एजेंसी की एक पूर्व कर्मचारी ने रैटनर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। 112 1 नवंबर 2017 को ओलिविया मुन और नताशा हेंस्ट्रिज सहित 6 महिलाओं ने रैटनर पर यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न का आरोप लगाया, साथ ही बिना निमंत्रण के बाथरूम में एक अभिनेत्री का पीछा करने और खाना देने के लिए उसके ट्रेलर में प्रवेश करने पर हस्तमैथुन करने का आरोप लगाया। 113 114 उसी महीने इलियट पेज ने रैटनर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और अन्ना पकविन सहित कई दर्शकों के सामने तत्काल ना 18 वर्षीय पेज को समलैंगिक एक ट्रांस पुरुष के रूप में पेज के सामने आने से पहले बताया। बाद में कहानी की पुष्टि की। 115 एक पूर्व फैशन मॉडल 1991 में रसेल सिमंस और रैटनर से जुड़ी एक घटना के बारे में आगे आई थी, जब रैटनर की मौजूदगी में सिमंस ने उसे ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया था। 116 1 नवंबर 2017 को, जिस दिन 6 महिलाओं ने आरोप लगाए थे, उसी दिन वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि उसने रैटनर के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। बाद में रैटनर ने घोषणा की कि वह वार्नर ब्रदर्स से संबंधित सभी गतिविधियों से दूर जा रहे हैं और वार्नर ब्रदर्स इस मुद्दे की समीक्षा कर रहे थे। 117,118,119,120 अप्रैल 2018 में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि वे रटपैक के साथ अपने $450 मिलियन के सह उत्पादन सौदे को नवीनीकृत नहीं करेंगे। 121 फिल्मोग्राफी। पतली परत। क्रिस्टोफर टकर, जन्म 31 अगस्त 1971, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता हैं। टकर ने 1992 में HBO कॉमेडी श्रृंखला डेफ कॉमेडी जैम पर एक स्टैंड अप कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की, जहां वो 1990 के दशक के दौरान अक्सर शो में दिखाई देते थे। उन्होंने फ्राइडे, द फिफ्थ एलिमेंट, मनी टॉक्स और जैकी ब्राउन फिल्मों में अभिनय किया और बाद में रश ऑवर श्रृंखला में जासूस जेम्स कार्टर की भूमिका निभाने के लिए 2000 के दशक में व्यापक प्रसिद्धि और लोकप्रियता हासिल की। प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और करियर। क्रिस्टोफर टकर का जन्म 31 अगस्त 1971 को हुआ था 123 अटलांटा, जॉर्जिया में मैरी लुइस, नी ब्रायंट और नॉरिस टकर के सबसे छोटे बेटे। 6 बच्चों में से एक, टकर ने जीवन में ही सीख लिया था कि हास्य में स्कूल और घर दोनों जगह ध्यान आकर्षित करने की शक्ति होती है। 4 उनके पिता एक स्वतंत्र व्यवसायी थे, जिनके पास एक चौकीदारी सेवा थी। 5-6 टकर एक पेंटेकोस्टल ईसाई घराने में पले बढ़े। उनके बचपन के दौरान उनके माता-पिता चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट के सदस्य थे। 7 टकर डीकेचर, जॉर्जिया में पले बढ़े और कोलंबिया हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वो अपने कॉमेडी करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए। उनके कॉमेडी प्रभाव रिचर्ड प्रायर और एडी मफी थे और टकर को उनके शिक्षकों और हाई स्कूल के सहपाठियों द्वारा मफी, माइकल जैक्सन और अन्य लोगों की छाप बनाकर लोगों को हंसाने के लिए जाना जाता था। 8 करियर। 2000 में टकर ने स्थानीय अटलांटा कॉमेडी क्लबों में दर्शकों के सामने अपने कॉमेडी कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जब तक कि उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमेडी करियर को आगे बढ़ाने के लिए 1990 में लॉस एंजल्स जाने का फैसला नहीं किया। 1992 में टकर HBO कॉमेडी श्रृंखला डेफ कॉमेडी जैम में लगातार कलाकार थे। 10 उन्होंने 1994 में हाउस पार्टी 3 से सिनेमाई शुरुआत की। 11 और अगले वर्ष फ्राइडे में NWA रैपर आइस क्यूब के साथ बड़ी फिल्म पहचान हासिल की। 11 1997 में उन्होंने द फिफ्थ एलिमेंट और मनी टॉक्स पर लमों में सह अभिनय किया। उन्होंने क्वेंटिन टारंटिनो की जैकी ब्राउन में सहायक भूमिका भी निभाई और जासूसी कॉमेडी 00 सोल में भी मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई। 12 हांगकांग के मार्शल कलाकार जैकी चैन के साथ टकर ने मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म श्रृंखला रश ऑवर में LAPD जासूस जेम्स कार्टर की भूमिका निभाई। पहली रश ऑवर फिल्म की व्यावसायिक सफलता के बाद उन्होंने रश ऑवर 2 के लिए $20 मिलियन का वेतन लिया और रश ऑवर 3 के लिए उन्हें $25 मिलियन का भुगतान किया गया।
तेरा बाद वाला न्यू लाइन सिनेमा के साथ $40 मिलियन के 2 फिल्म अनुबंध का हिस्सा था, जिसमें एक अनाम भविष्य की फिल्म भी शामिल थी। उन्हें रश ऑवर 3 की कमाई का 20% हिस्सा भी मिलना था। 14. टकर ने धार्मिक कारणों से नेक्स्ट फ्राइडे 2000 या फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 में स्मोकी के रूप में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाई। बाद में उन्होंने बताया कि वह दूसरों को गांजा पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे। 15. उन्होंने माइकल जैक्सन के वीडियो यू रॉक माई वर्ल्ड में अभिनय किया और टुपैक शकूर के कैलिफोर्निया लव में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 16. 13 फरवरी 2009 को टकर ने NBA ऑल स्टार वीकेंड के सेलिब्रिटी गेम में भाग लिया। भाग लेने वाली अन्य हस्तियों में रैपर मास्टर P. एनब, ए हॉल ऑफ फेमस क्लाइडर ड्रेक्सलर और डोमिनिक विल्किस, वाइड रिसीवर टेरल ओवेंस और 4 हार्लेम ग्लोबेट्रॉटर्स शामिल थे। टकर को 2007 में न्यू लाइन ड्रामा फिल्म मिस्टर एस माई लाइफ विद फ्रैंक सिनात्रा में अभिनय करने की घोषणा की गई थी, जो ब्रेट रैटनर द्वारा निर्देशित थी और 1953-68 के रैट पैक युग के दौरान फ्रैंक सिनात्रा के सेवक के रूप में काम करने की जॉर्ज जैकब्स की आत्मकथा पर आधारित थी। 17. 2011 में टकर ने स्टैंड अप कॉमेडी में वापसी की। अगले वर्ष उन्होंने ब्रैडली कूपर, जेनिफर लॉरेंस और रॉबर्ट डी नीरो के साथ सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक में फिल्म में वापसी की। फिल्म में टकर के प्रदर्शन को समीक्षकों और दर्शकों ने समान रूप से सराहा। 18. फिल्म को सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड सहित कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने 2013 BET अवार्ड्स की भी मेजबानी की। 2016 में वो बिली लिन के लॉन्ग हेल टाइम वॉक में दिखाई दिए। 2023 में उन्होंने फिल्म एयर में नायके के कार्यकारी हॉवर्ड वाइट की भूमिका निभाई। परोपकार और राजनीतिक विचार। उन्होंने 2008 प्राइमरीज में बराक ओबामा का समर्थन किया। 19-20 2021 में टकर एक आधिकारिक राजदूत के रूप में हील लॉस एंजल्स फाउंडेशन में शामिल हुए। फाउंडेशन की सह स्थापना माइकल जैक्सन के बेटे प्रिंस जैक्सन द्वारा की गई है और उनका उद्देश्य शहर में बेघरता, बाल दुर्व्यवहार और भूख को समाप्त करके लॉस एंजल्स में आंतरिक शहर के युवाओं की मदद करना है। 21 हील लॉस एंजल्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2022 हैलोवीन थ्रिलर नाइट के दौरान टकर और स्टीव हार्वे को सम्मानित किया गया और उन्हें उद्घाटन मैन इन द मिरर पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उन प्रभावशाली व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने प्लेटफॉर्म का अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। टकर ने प्रिंस जैक्सन द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार स्वीकार किया। 22 व्यक्तिगत जीवन। टकर का अपनी पूर्व पत्नी अज्जा प्रायर से डेस्टिन नाम का एक बेटा है। 23 वह अपना समय लॉस एंजल्स, लास वेगास और अटलांटा के बीच बांटता है। 24 टकर के पास एक समय मोंटवेडे, फ्लोरिडा, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा क्षेत्र में एक घर था। टकर अपने साथी रश ऑवर सह कलाकार जैकी चैन के अच्छे दोस्त हैं। वह गायक माइकल जैक्सन के भी करीब थे। उनकी 30वीं वर्षगांठ समारोह में उनका परिचय देना और उनके साथ नृत्य करना। 2001 एल्बम इनविंसिबल से उनके वीडियो यू रॉक माई वर्ल्ड में दिखाई दे रहे हैं और उनकी स्मारक सेवा में भाग ले रहे हैं। टकर का करियर भी जैक्सन से प्रभावित था क्योंकि उन्हें रश ऑवर 2 के एक दृश्य में डोंट स्टॉप टिल यू गेट एनफ पर नाचते और गाते हुए और शुक्रवार में जैक्सन की नृत्य शैली की नकल करते हुए देखा गया था। टकर ने अफ्रीकी अमेरिकियों की आनुवंशिक संरचना, अफ्रीकी अमेरिकी जीवन पर प्रोफेसर हेनरी लुइस गेट्स जूनियर की 2006 PBS डॉक्यूमेंट्री में भाग लिया, जो विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों में मूल अमेरिकी विरासत की कहानियों पर केंद्रित थी। टकर के DNA परीक्षण के परिणामों में अफ्रीकी, यूरोपीय और संभवतः कुछ मूल अमेरिकी पूर्वजों का पता चला। 25 टकर की पितृवंशीय वंशावली का पता अंगोला के अम्बुंडू जातीय समूह और उनकी मां की एक वंशावली कैमरून के बामिलेके से भी लगाया गया था। 26-27 उन्होंने 1830 के दशक के अपने वंशवृक्ष का भी पता लगाया। 28 टकर और गेट्स को उनके कुछ पूर्वजों के जन्मस्थान अंगोला का दौरा करते हुए दिखाया गया था।
29। 2014 में टकर ने $2.50 मिलियन का कर ऋण निपटाया। एक प्रतिनिधि ने खराब लेखांकन और व्यवसाय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। 30 नवंबर 2021 में IRS ने टकर पर $9.6 मिलियन के पिछले करों की मांग के लिए मुकदमा दायर किया। 31। इसके अलावा 2014 में टकर ने एक साक्षात्कारकर्ता से कहा कि वह अपने ईसाई धर्म के कारण अपने प्रदर्शन में कठोर अपवित्रता का उपयोग करने से बचते हैं। 32। जेफरी एप्स्टीन के साथ टकर का संबंध 2020 नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला जेफरी एप्स्टीन गंदी रिच में कवर किया गया था। 2002 में टकर ने अफ्रीका में HIV एड्स महामारी से निपटने में मानवीय उद्देश्यों के लिए बिल क्लिंटन और केविन स्पेसी के साथ एप्स्टीन के हवाई जहाज में यात्रा की। 33। फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियाँ 1993 उल्का मानव मॉल में MC अमान्या। 1994 हाउस पार्टी 3 जॉनी बूज। 1995 शुक्रवार स्मोकी। तेंदुआ अंगरक्षक। मृत राष्ट्रपतियों छोना। 1997 पांचवां तत्व रूबी रोड। पैसा बोलता है फ्रैंकलिन मॉरिस हाइचै कार्यकारी निर्माता भी। जैकी ब्राउन ब्यूमोट लिविंगस्टन। 1998 व्यस्त समय जेम्स कार्टर। 2001 व्यस्त समय 2 जेम्स कार्टर। 2007 व्यस्त घंटे 3 जेम्स कार्टर। 2012 सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक डैनी मैकडैनियल्स। 2016 बिली लिन की लंबी हाफ टाइम वॉक एल्बर्ट ब्राउन। 2023 वायु हावर्ड वाइट। TBA व्यस्त समय 4 जेम्स कार्टर। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 1992 मिस्टर कूपर के साथ घूम रहा हूँ रैपर एपिसोड कृपया जॉक पास करें। डेव कॉमेडी जैम व स्वयं 2 एपिसोड। 2001 32वां NAACP छवि पुरस्कार मेजबान टीवी विशेष। माइकल जैक्सन 30वीं वर्षगांठ समारोह व स्वयं अतिथि। डायरी एपिसोड व्हाट अबाउट मी। 2002 33वां NAACP छवि पुरस्कार मेजबान टीवी विशेष। 2005 36वां NAACP छवि पुरस्कार टीवी विशेष। 2006 अफ्रीकी अमेरिकी जीवन व स्वयं 4 एपिसोड। 2013 BET पुरस्कार 2013 मेजबान टीवी विशेष। 2015 क्रिस टकर लाइव व स्वयं नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल 34। 2020 दूसरा वार्षिक शहरी वन सम्मान सह मेजबान टीवी विशेष। जेफरी एप्स्टीन गंदी अमीर व स्वयं पुरालेख फिल्म का हिस्सा। संगीत वीडियो वर्ष शीर्षक कलाकार 1994 न्यूटन बट लव हैवी डी एंड द बॉयज। 1995 उनके सिर बजते रहें डॉक्टर ड्रे। कैलिफोर्निया लव टुपैक शकूर में डॉक्टर ड्रे और रोजर ट्राउटमैन शामिल हैं। 1997 बहुत अच्छा लग रहा है माँ से। 2001 आप मेरी दुनिया में हलचल ले आते हैं माइकल जैक्सन। 2005 इसे हिला देना मारिया कैरे। 2021 एक दूसरे से प्यार टीटो जैक्सन। पुरस्कार और नामांकन बोरिस क्लाउडियो लालो शिफ्रिन जन्म 21 जून 1932 एक अर्जेंटीना अमेरिकी पियानो वादक, संगीतकार, अरेंजर और कंडक्टर हैं। वह 1950 के दशक से अपने बड़े फिल्म और टीवी स्कोर के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ जैज और लैटिन अमेरिकी संगीत तत्व शामिल हैं। वह 5 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें 6 अकादमी पुरस्कारों और 4 एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। शिफ्रिन की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में थीम फ्रॉम मिशन इम्पॉसिबल, साथ ही कूल हैंड ल्यूक 1967, बुलेट 1968, THX 1138 1971, एंटर द ड्रैगन 1973, द 4 मस्किटियर्स 1974 शामिल हैं। वॉयज ऑफ द डैम्ड 1976, द ईगल हैज़ लैंडेड 1976, द एमिटिविल हॉरर 1979 और रश ऑवर ट्रिलॉजी 1998-2007।
शिफ्रिन को 1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक तक क्लिंट ईस्टवुड के साथ उनके सहयोग के लिए भी जाना जाता है, खासकर फिल्मों की डर्टी हैरी श्रृंखला के लिए। उन्होंने 1976 से 2004 तक प्रयुक्त पैरामाउंट पिक्चर स फैनफेयर की रचना की। 2019 में उन्हें उनकी अनूठी संगीत शैली, रचनात्मक अखंडता और फिल्म स्कोरिंग की कला में प्रभावशाली योगदान के लिए मानद ऑस्कर मिला। प्रारंभिक जीवन। शिफ्रिन का जन्म ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता लुइस शिफ्रिन ने 3 दशकों तक टीट्रो कोलोन में ऑर्केस्ट्रा के दूसरे वायलिन खंड का नेतृत्व किया। 6 साल की उम्र में शिफ्रिन ने पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बारेनबोइम के पिता एनरिक बारेनबोइम के साथ पियानो पर 6 साल का अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू किया। लालो शिफ्रिन का अमेरिकी अल्पाइन स्कीयर मिकाइला शिफ्रिन से पारिवारिक संबंध है। शिफ्रिन ने ग्रीक रूसी प्रवासी एंड्रियास करालिस, कीव कंजर्वेटरी के पूर्व प्रमुख और अर्जेंटीना गीतकार हुआन कार्लोस पाज के साथ सद्भावना के साथ पियानो का अध्ययन शुरू किया। इस दौरान शिफ्रिन को जैज़ में भी रुचि हो गई। हालांकि शिफ्रिन ने ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और कानून का अध्ययन किया, लेकिन ये संगीत ही था जिसने उनका ध्यान खींचा। 20 साल की उम्र में उन्होंने कंसर्वेटोरी डी पेरिस में छात्रवृत्ति के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया। रात में उन्होंने पेरिस क्लबों में जैज़ बजाया। 1955 में शिफ्रिन ने अर्जेंटीना के बैंडोनीन दिग्गज एस्टोर पियाज़ोला के साथ पियानो बजाया और पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय जैज़ महोत्सव में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। जैज़ संगीतकार के रूप में अपने 20वें दशक में अर्जेंटीना में घर लौटने के बाद शिफ्रिन ने एक जैज़ ऑर्केस्ट्रा का गठन किया, एक 16 टुकड़ा बैंड जो ब्यूनस आयर्स टीवी पर एक लोकप्रिय साप्ताहिक विविधता शो का हिस्सा बन गया। उन्होंने अन्य फिल्म, टेलीविज़न और रेडियो असाइनमेंट भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। 1956 में उनकी मुलाकात डिज़ी गिलेस्पी से हुई और उन्होंने गिलेस्पी के बड़े बैंड के लिए एक विस्तारित काम लिखने की पेशकश की। शिफ्रिन ने गिलेपियाना नाम का काम 1958 में पूरा किया, जिसे 1960 में रिकॉर्ड किया गया था। बाद में 1958 में शिफ्रिन ने जेवियर कुगाट के लोकप्रिय लैटिन नृत्य ऑर्केस्ट्रा के लिए एक अरेंजर के रूप में काम करना शुरू किया। 1960 में न्यूयॉर्क में रहते हुए शिफ्रिन की मुलाकात गिलेस्पी से हुई, जिन्होंने इस समय तक वित्तीय कारणों से अपने बड़े बैंड को भंग कर दिया था। गिलेस्पी ने अपने पंचक में खाली पड़ी पियानो कुर्सी को भरने के लिए शिफ्रिन को आमंत्रित किया। शिफ्रिन ने तुरंत स्वीकार कर लिया और न्यूयॉर्क शहर चले गए। शिफ्रिन ने गिलेस्पी के लिए दूसरी विस्तारित रचना द न्यू कॉन्टिनेंट लिखी, जिसे 1962 में रिकॉर्ड किया गया था। 26 मई 1963 को उन्होंने ड्यूक एलिंगटन के ऑल्टो सैक्सोफोनिस्ट जॉनी होजेस के साथ ब्यूनस आयर्स ब्लूज नामक एक एल्बम रिकॉर्ड किया। शिफ्रिन ने एल्बम के लिए 2 रचनाएं लिखीं, ड्रीरी ब्लूज और शीर्षक ट्रैक बीए ब्लूज। उसी वर्ष मेट्रो गोल्डविन मेयर, जिसके साथ अनुबंध पर शिफ्रिन था, ने संगीतकार को अफ्रीकी साहसिक राइनो के साथ अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म असाइनमेंट की पेशकश की। शिफ्रिन लॉस एंजल्स चले गए और 1963 में अमेरिका के निवासी बन गए। वह 1969 में एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक बन गए। 3. फिल्म स्कोर। शिफ्रिन की सबसे पहचानने योग्य और स्थायी रचनाओं में से एक लंबे समय से चल रही टीवी श्रृंखला मिशन इम्पॉसिबल का थीम संगीत है। यह असामान्य 5/4 समय हस्ताक्षर में लिखी गई एक विशिष्ट धुन है। इसी तरह बेहद सफल मैनिक्स प्राइवेट आई टीवी शो के लिए शिफ्रिन की थीम 1 साल बाद 3/4 वाल्ट्ज समय में बनाई गई थी। शिफ्रिन ने शो के लिए अतिरिक्त आकस्मिक संगीत के रूप में कई अन्य जैज़ी और ब्लूसी नंबरों की रचना की। शिफ्रिन का उनके कूल हैंड ल्यूक्स को 5/4 में भी लिखा गया, सितार सीक्वेंस न्यूयॉर्क स्टेशन WABC टीवी और अन्य ABC सहयोगियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में 9 न्यूज पर प्रत्यक्षदर्शी समाचार प्रसारण के लिए लंबे समय तक थीम था।
सीबीएस टेलीविजन ने 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में अपने गोल्फ प्रसारण के लिए अपने सेंट इव्स साउंडट्रैक की थीम का हिस्सा इस्तेमाल किया। 1968 की फिल्म कूगन्स ब्लफ के लिए शिफ्रिन का स्कोर क्लिंट ईस्टवुड और निर्देशक डॉन सीगल के साथ एक लंबे जुड़ाव की शुरुआत थी। डर्टी हैरी में शिफ्रिन की मजबूत जैज ब्लूज रिफ्स स्पष्ट थीं। 1973 में उन्होंने फंकी वाह पैडल ध्वनि के साथ एंटर द ड्रैगन के लिए स्कोर लिखा। 4. 1973 की द एक्सॉर्सिस्ट के लिए शिफ्रिन के कामकाजी स्कोर को फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रीडकिन ने अस्वीकार कर दिया था। शुरुआती फिल्म के ट्रेलर के लिए शिफ्रिन ने 6 मिनट का कठिन और भारी संगीत लिखा था, लेकिन दर्शक कथित तौर पर दृश्यों और ध्वनियों के संयोजन से भयभीत हो गए थे। जैसा कि शिफ्रिन ने एक साक्षात्कार में बताया, वार्नर ब्रदर्स के अधिकारियों ने फ्रीडकिन से कहा कि वे शिफ्रिन को नर्म संगीत के साथ इसे धीमा करने का निर्देश दें, लेकिन फ्रीडकिन ने संदेश जारी नहीं किया। शिफ्रिन ने ये भी कहा कि फिल्म पर मा करना उनके जीवन के सबसे अप्रिय अनुभवों में से एक था। 5 बाद में उन्होंने अन्य अंकों में रचनाओं का पुनः उपयोग किया। 1976 में उन्होंने सीटीआई क्रीड टेलर इनकॉर्पोरेटेड रिकॉर्ड्स पर यूनिवर्सल पिक्चर्स की फिल्म जॉस से जॉन विलियम्स थीम का एक संस्करण जॉस जारी किया। एकल ने यूके चार्ट में 9 सप्ताह बिताए और 14वें नंबर पर पहुंच गया। उन्होंने पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए 1976 के फैनफेयर की भी रचना की, जिसका उपयोग मुख्य रूप से उनके होम वीडियो लेबल के लिए किया गया था और 11 साल बाद इसे टेलीविजन डिवीजन के लिए अनुकूलित किया गया था, जब तक कि इसका नाम बदलकर सीबीएस नहीं कर दिया गया। 2006 में पैरामाउंट टेलीविजन, अब सीबीएस स्टूडियो। 1981 में उन्होंने 1981 की अमेरिकी स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म केवमैन के लिए संगीत लिखा। 1990 के दशक में उन्होंने द 3 टेनर्स कॉन्सर्ट के लिए कई व्यवस्थाएं लिखीं। 1998 की फिल्म टेंगो में शिफ्रिन टेंगो संगीत में लौट आए, जिसके साथ वो 1950 के दशक के मध्य में एस्टोर पियाज़ोला के पियानो वादक के रूप में काम करने के दौरान परिचित हो गए थे। उन्होंने फिल्म में पारंपरिक टेंगो गाने लाए, साथ ही अपनी खुद की रचनाएं भी पेश की, जिसमें टेंगो को जैज़ तत्वों के साथ जोड़ा गया है। 6. 1997 में संगीतकार ने एलएफ रिकॉर्ड्स की स्थापना की। 7. दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इससे ज़बरदस्त मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचे, इसलिए शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।